टोटल। के 2550वें निर्वाण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी आए, मीटिंग में जुड़े, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम, जैसे हमने 5 विषय रखे हैं, जैसे जैन इतिहास, पुरातत्व, कला, साहित्य एवं दर्शन। तो आज हम जैन इतिहास, कला और पुरातत्व पर बात करेंगे। तो इस विषय पर, जैसे अभी मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, डॉक्टर ब्रजेश रावत हैं। उनका एक बहुत अच्छा कार्य है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्होंने करके जो है 16 मूर्तियां खोजी हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। ऐसे ही एक डीबी शर्मा साहब हैं, वो शायद जुड़े हैं या नहीं अभी जुड़े हैं। उनका भी काम है, वो बीएचयू से जुड़े रहे हैं। उन्होंने भी काफी पुरानी मान्यताओं को, धारणाओं को अपने शोधों के माध्यम से तोड़ते हुए ये बताया है कि बहुत सारे प्रतीक और बहुत सारी चीजें वो जैन परंपरा की है। वो चाहे अशोक की जो ये लाट है या ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये उससे पूर्व का है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, और उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके इन चीजों को सामने रखा है। चक्र है उसमें, और भी तमाम 24 तीर्थंकर हैं जैसे, और तमाम बातों को उन्होंने अपने उस शोध के माध्यम से रखा है। और भी सिंधु घाटी की सभ्यता पर भी उनका काफी काम है, उन्होंने काफी इस चीज पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार से आपका एक काम जो मैंने अभी बताया कि नरेंद्र जी काफी बाहर घूम के आए हैं, और काफी जो बाहर अपने जैन संस्कृति के कुछ चीजें मिली हैं, उन पर एक प्रयास आपने भी किया है। एक किताब प्रकाशित करके दक्षिण पूर्व एशिया में जैन धर्म की श्रमण परंपरा का आरहत, विलुप्त आरहत संस्कृति। तो इस तरीके से एक प्रयास इन्होंने भी किया है। एक प्रयास अच्छा डॉक्टर रेणुका पोरवाल हैं, वो हम लोगों के साथ जेएसपी मेंबर भी हैं। उन्होंने मथुरा पर बहुत नवीन चीजें दी हैं। इसी तरीके से आपके एक जैन नरेंद्र जी, नरेंद्र निर्मल कुमार जैन हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास में श्रमण संस्कृति का योगदान, उस विषय पर काम किया है। हमारे साथ जैसे डॉक्टर अनुपम जैन है, उनका जैन गणित पर विश्व स्तरीय काम है। तो ये जो नए काम आए हैं, इन सबको उसको रखते हुए, और हम आज इस विषय पर आप लोगों का मार्गदर्शन लेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे इन चीजों को आज के युग में वैज्ञानिकता के साथ, एकेडमिक्स के साथ मिलजुल करके कैसे इसको वर्ल्ड वाइड बनाया जाए, कि कैसे ये बातें हमारे तक ही सीमित न रहें, ये जैन धर्म जन धर्म कैसे बन सके, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका नव मूल्यांकन कर कैसे इसको प्रकाशन किया जाए, कैसे इनके सेमिनार, वेबिनार और चीजें करा करके उसको कैसे अच्छे जो नए क्या नाम है, आपके पेपर्स आए और नए प्रेजेंटेशन हो, उनको हम कैसे प्रकाशित कर सबके लिए सुलभ कर सकें, जो शोध छात्रों के लिए काम में आ सके। तो इसी तरीके का एक काम हम लोगों ने दीदी प्रभा किरण जी के साथ मिलकर के अभी भारतनामा एक पुस्तक लाए, कि जो भारत नाम का एक अपना विषय है, वो आज भी जो है एक वो बना हुआ है कि भाई कौन से भरत से इस देश का नाम पड़ा हुआ। और बहुत सारा अभी भी ये है कि भाई दुष्यंत पुत्र से ही पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग वो पुस्तक तो लाने के बाद अब ये प्रयास में है कि कैसे उसे डॉक्यूमेंट कराया जाए, कैसे उसको पाठ्य पुस्तकों में लाया जाए। यही मेरा ऋषभ देव के विषय में भी है कि भाई ऋषभ देव को सारे इतिहासकार मानते हैं, स्वीकार करते हैं, मगर फिर भी आज वो चीजें पाठ्य पुस्तकों तक नहीं आई। जैसे जैन राजा हैं हमारे, जैन हमारे बहुत तीर्थ हैं, सबसे प्राचीनतम कला मिलती है जो जैनों की है। डीवी शर्मा ने बहुत प्रमाणिक तरह से अपनी बात को रखते हुए इन चीजों को बताया है कि जैन कला वैदिक और बुद्ध से भी प्राचीन है। उन्होंने उसके काफी रेफरेंसों के साथ उस चीज को रखा है विद्वानों में। तो इन सब चीजों को मेरा एक ये एक आग्रह है कि हमारे डॉक्टर नरेंद्र भंडारी सर बहुत ही मतलब हाई लेवल का इनका एक जेएस एकेडमी है, और उसमें बहुत अच्छे लेक्चर्स वगैरह ये कराते हैं। तो हमारा एक प्रयास था, मैंने सर से निवेदन किया कि सर आपके साथ हमको भी जोड़ लीजिए। और जैसे आप दर्शन पर और चीजों पर इतने शांत पर इतने अच्छे लेक्चर्स वगैरह कराते हैं,
तो क्यों ना हम लोग भी इन वैदिक विद्वान और भी जो लोग जो काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, हम लोग मिलजुल करके एक काम किया जाए, एक अच्छा प्रयास किया जाए, और भारतीय संस्कृति के विकास में आदिकाल से जो जैन धर्म का योगदान है उसे हम कैसे रेखांकित कर पाए, कैसे उसका पुनर्मूल्यांकन कर पाए, जो अगली पीढ़ी, जो हमारे अगले नए जो युवा पीढ़ी है, जैसे उसका ध्यान बिल्कुल अलग हटता जा रहा है, तो कैसे उसका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो और कैसे उसको वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करें, जिसे सभी स्वीकार है, खाली अपने धर्मों तक ही ना सीमित रह जाए, वो सबके लिए सार्थक हो। यही एक प्रयास हम लोग करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि कौन कौन से विद्वान आ गए हैं, मैं उनमें से अभी देखता हूँ किसको बुलाना चाहिए सबसे पहले। पीसी जैन साहब आ गए हैं और ध्रुति राठी हैं। हाँ पीसी, हाँ हाँ, हाँ तो पीसी और जैन साहब से ही मैं निवेदन करता हूँ, उनका बहुत बहुत तजुर्बा है, और आपने बहुत पीएचडी कराई हैं, बहुत इनका हर तरह के मतलब दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, कला और मतलब हर फील्ड में इनका काम है। डॉक्टर पीसी जैन साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन करें। अनम्यूट करिए सर पीसी जैन साहब। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं हेलो। आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं हुए आप। तो सर आप तब बोल, आपकी तब आवाज जी नहीं आ जी। रही है। तब तक हम डॉक्टर प्रभाकरण जी को जरा सुन लें। जी जी। हेलो। हेलो। जी हाँ। हाँ सभी श्री। को सादर नमस्कार, जय जिनेन्द्र। और बड़ा अच्छा लगा कि आज इस बहाने श्री नरेंद्र भंडारी जी से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। साथ ही श्रीनेत्र पांडे जी, पूर्वी जी, नरेंद्र कुमार जैन जी, डॉक्टर पीसी जैन साहब एवं शैलेंद्र भाई। और एक अच्छा, मैनुअल मैनुअल साहब भी जुड़ गए हैं। मेरे स्क्रीन पर सब लोगों के नाम नहीं आ रहे, तो मैं क्षमा चाहूंगी अगर किसी का मैं नाम लेने से चूक जाऊं। जी। और सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ। और ये एक मंच जो शैलेंद्र जी के सहयोग से और पूर्वी जी के संयोजन में आज हम लोग जिसके भागीदारी जिसमें हमने अपनी की है, और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी आज इसको मीटिंग को जो है आगे लेके जाएँगे, और हम सबकी बातों को, हम सबके जो विचार हैं, उन सबको किस तरह समेटेंगे, ये मैं उन्हीं पे छोड़ रही हूँ। अ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि शैलेंद्र ने भी अपने पूर्व वक्तव्य में कहा कि हम लोग काम तो कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अलग-अलग मंचों पर बहुत काम हो रहा है। जिसमें जैसे कि श्रीनाथ पांडे जी तो भारतनामा के हमारे वेबिनार में भी आए थे, और उन्होंने अपना वक्तव्य देकर बहुत सारी बातों से हम सबको लाभान्वित किया था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पुरातत्व से संबंधित हैं, आर्कियोलॉजी से, हिस्ट्री से, या अपनी क्या कहना चाहिए रिलीजियस एस्पेक्ट्स जो आगम से संबंधित हैं, या फिर उसके अलावा जो हमारी पूर्व प्राचीन धरोहरें हैं,
चाहे वे मंदिर के रूप में हो, मूर्तियों के रूप में हो या फिर हमारे शास्त्रों के रूप में हो। उनके ऊपर काम बहुत किया जा रहा है और काम कर रहे हैं, किंतु उस काम का एक संगठित रूप में देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो पुस्तकें या किसी रूप में वो काम आता है। डॉक्टर पीसी जैन साहब मेरे ख्याल से बोलना चाह रहे हैं। हाँ, पर डॉक्टर वो भंडारी अनम्यूट नहीं हुआ है अभी। सर पीसी जैन सारा साहब, हाँ अब हो गए आप अनम्यूट। अच्छा। तो मैं अपना आप विरोध दे उनको सुनिए पहले या बताइए जैसा आप कहें। आप बोल लें, अभी आप बोल लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ मेल-जोल के साथ एक साझेदारी जिसको कहते हैं, एक आपस में काम को या तो बाँट लें या फिर किसी एक काम में बहुत सारे लोग अपनी शिरकत को सुनिश्चित कर लें। फिर चाहे वो फिर संपादन के रूप में वो काम आए या फिर डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी काम आए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्री की फ़िल्म भी अगर हम बनाएँगे तो उसमें हमें एक टीम चाहिए। बगैर टीम वर्क के कोई भी काम उतना अच्छी तरह से हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स एंड प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो हर एक के पास नहीं होते, तो फिर कल्पनाओं के लोक में विचरण करने वाली बात होने लगती है। और जब हम कल्पनाओं में विचरते हैं तो वही जैसे दुष्यंत पुत्र को पढ़ाया जा रहा है, तो फिर हम सब पढ़ते-पढ़ते बड़े हो गए और अब हमारी संतानें भी वही पढ़ रही हैं। तो ऐसे जो जिन भी विषयों के ऊपर एविडेंसेस हमारे पास हैं और वो जिस किसी ने भी उस तरह के काम किए हैं, जिनके वो एविडेंसेस के साथ अपनी बात को रखने में सक्षम हुए हैं, चाहे वो छपा है काम या अभी छपना बाकी है, उसको किस तरह से हम शिक्षण संस्थाओं में यानी एजुकेशन बोर्ड या अपनी जो हमारी अन्य संस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी है या स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके अलग-अलग जो पाठ्यक्रम होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं, वो करिकुलम बनाया जाता है। डॉक्टर भंडारी तो इस बारे में सभी कुछ जानते भी होंगे। तो मेरा ये कहना है कि उस तरह की कोई एक टीम अगर इस मंच के माध्यम से हम बना पाएँ और विषय हम चुन सकते हैं, उन विषयों को डॉक्यूमेंट्री के रूप में लाना है, पुस्तक के रूप में लाना है या नाटिकाओं के रूप में लाना है या फिर किस तरह से हमें उन्हें मानस के बीच में प्रतिष्ठित करना है। उस ओर हमें एक मिला-जुला प्रयास करने की आवश्यकता है। और अभी क्योंकि मैं इस मंच के माध्यम से और लोगों को सुनूँगी और विद्वानों के विचारों को जानूँगी, समझूँगी कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की बात को रखना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल से मैं सुनना ज़्यादा चाहूँगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर भंडारी जी। और समझना चाहूँगी कि वे किस तरफ उनकी सोच है या उन्होंने जो काम किया है वो उसको किस तरफ ले जाने की तरफ तरफ सोचते हैं, कैसा कुछ चाहते हैं, ताकि कोई ऐसा सम्मिलित प्रयास हम कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप लोगों ने मुझे सुना। डॉक्टर भंडारी मंच मैं पूर्वी जी आपको दे रही हूँ। हाँ, पहले हम डॉक्टर पीसी जैन साहब को सुन लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, आपकी सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? जी, आवाज आ रही है साहब? आ रही है। माननीय श्री भंडारी साहब, निदेशक जी, प्रभाकरण जी, शैलेंद्र जी, अन्य मंच पर विराजे हुए अनेक लोग, मैं आपके सामने आज जैन संस्कृति का भारतीय संस्कृति को अवदान विषय पर अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी व्याख्यान दे रहा हूँ। जैन संस्कृति समाज का व्यक्तित्व, संस्कृति भारतीय समाज का व्यक्तित्व है। संस्कृति और मानव एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इतिहास, पुरातत्व, कला, साहित्य और विभिन्न संस्थाएं संस्कृति के कार्य हैं जो संस्कृति को परिच्छन्न रूप तथा मूर्त रूप प्रदान करते हैं। सभ्यता के सूक्ष्म उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम संस्कृति है।
संस्कारों से संपन्न जीवन की संस्कृति है। देश की चिरागत या प्राचीन परंपराएं मानसिक नीति की ही संस्कृति शब्द में समाहित होती है। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करता है। मैं आज के इस माध्यम से जैन संस्कृति का प्रभाव है भारतीय संस्कृति पर, और विशेष रूप से इतिहास, कला और संस्कृति पुरातत्व के विषय पर, इस पर मैं मेरा व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दो तरह से हम हमारी संस्कृति को दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। एक तो हम उसमें सहयोग करके उसके विकास की में जो समस्या, जो विकास में सहयोग कर योगदान करके, और दूसरा हम उनकी बातों को ही कह करके या हम हमारी बातों को का प्रभाव उन पर पड़े। दो व्यक्ति अगर एक जगह रहते हैं तो एक दूसरे का दूसरे पर प्रभाव पड़े बना नहीं रहता। इसी तरीके से जैन संस्कृति भारतीय संस्कृति पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभाव, जैन संस्कृति का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। अजीत प्रसाद जी ने इस पर अजीत प्रसाद जी ने एक वर्क किया है, जैनिज्म इन धारवाड़ कर्नाटक से। ये कल्चरल स्टडी है और ये कर्नाटक यूनिवर्सिटी से हुआ है ये कार्य, और इसमें इन्होंने जैन संस्कृति को कर्नाटक में किस तरीके से उपलब्ध होती है, किस तरीके से प्राप्त होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ छप गया है और प्रकाशित हो गया है और ये उपलब्ध है। इसमें और जो भारतीय संस्कृति की जो पुस्तकें हैं उनमें जैन संस्कृति का जो वर्णन आता है उस समय तत्कालीन उसमें उसको लेकर के बताया गया है, उससे मेल खाता है। और हमारी जो जैन संस्कृति हम उनके आधार पर इन ग्रंथ को हमने ये प्रतिपादित किया है धारवाड़ में किस तरह की जैन संस्कृति थी। प्राचीन ऐतिहासिक युग में भारतीय संस्कृति उसमें जैन नारियों का क्या योगदान रहा, ये सागर से 1981 में डॉक्टर कृष्णा केडी वाजपेयी साहब से के निर्देशन में प्रकाशित हुआ है। और ये उस युग में नारी का क्या योगदान था और जैनियों का क्या योगदान रहा, ये हमने बताने का प्रयत्न किया है। तो ये उन्होंने उस समय भी कहा, उन्होंने भी अपने भारतीय संस्कृति में नारियों की स्थिति वो नहीं थी जो जैन संस्कृति थी। तो हमने जैन संस्कृति को ये बता करके जैन संस्कृति में नारी को किस तरीके से नारी सशक्तिकरण में योगदान दिया गया ये बताया गया है इस लेख में, और ये लेकर के हमने भारतीय संस्कृति को योगदान दिया है। डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल जी ने एम.एल. शर्मा के निर्देशन में जैन ग्रंथ भंडार राजस्थान 1959 में इन्होंने प्रकाशित किया, और इसमें बताया कि किस तरीके से हम यहाँ के इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को और भारत के इतिहास को किस तरीके से हमने ग्रंथों में सजोया है। वो उन भारतीय संस्कृति के जो दूसरी भारतीय जैनिक संस्कृति है, जैनिक जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में जिस तरीके से कहा गया है उसकी बात को अच्छी तरह प्रोफाउंड करके इसमें बताया गया है। और ये बताया गया है कि किस तरीके से सांगानेर का विकास, जैसे उदाहरण के लिए सांगानेर का विकास कब हुआ, सांगानेर की स्थापना कब हुई, कौन से मंदिर, कौन से लोग, किस तरीके से संस्कृति थी, किस तरीके का खान पान था, किस तरीके का रहन सहन था, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। आपको सुनने में आ रहा है साहब? जी हाँ, जी हाँ, अच्छी बात। तो ये बताया डॉक्टर कासलीवाल जी ने 5 कैटलॉग निकाले हैं और उनमें भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को के बारे में बताया। उन ग्रंथों में जो उपलब्ध ग्रंथ हैं, जो पांडुलिपियों के कैटलॉग बनाया, और उन पांडुलिपियों के कैटलॉग में उन ग्रंथों के नाम कब, कहाँ से प्रकाशित, कहाँ से वो उसको तैयार किया गया है, कहाँ कॉपी उपलब्ध है, कितना नंबर है, किस तरीके की सूचना, कौन सी भाषा है, और उसका अनुवाद किसने किया है, किस पे कमेंट्री है कि नहीं है। ये सारी चीजें हमने उस भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को, भारतीय संस्कृति को और मजबूत बताने का प्रयत्न किया है। इसी तरीके से मैंने 5 वॉल्यूम में 5 कैटलॉग निकाले हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5th। ये इस कैटलॉग में मैंने ये किया है नागौर के ग्रंथ भंडार का, राजस्थान में जयपुर के ग्रंथ कैटलॉग किया है। इसमें हमने उन संस्कृति के उन ग्रंथों का
भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का उनकी डेट सही है कि नहीं, उनका दिया हुआ राजा राज्यों का रजवाड़ों का जो समय है सही है कि नहीं, ये हमारी जैन संस्कृति के ग्रंथों में जो उपलब्ध है वो उसमें विकसित उसमें लाभ देता है। उसमें देश की एग्जैक्टनेस, स्थान की एग्जैक्टनेस, राजा की एग्जैक्टनेस ये देते हैं, तो ये हमारे इसको भी बताते हैं। इसी तरीके से पांडुलिपियां राजस्थान में करीब 20 लाख, उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख पांडुलिपियां जो, हेलो जी सर, थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे सर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज केवल चर्चा करनी है अपने को कि क्या क्या विषय हो सकते हैं जिस पर अपन काम करें। क्या क्या विषय हो सकते हैं, इसको चर्चा करने से संबंधित जो अनुवादों के जी जी हैं, जी जी राजाओं के जी राज्य जी हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जी पांडुलिपियों के Sir, can ऐतिहासिक you make नामावली me क्या क्या co-host? रही है। आई एम प्रोफेसर पीसी जैन, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जैन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और हम ये कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, बहुत सारे हमने इसके भारतीय इतिहास में प्रमुख जैन शास्त्र, जैन शासक, जैन पौराणिक साहित्य में नारी सशक्तिकरण, अहिंसा का क्या क्या उपयोग हो सकता है, नैतिकता के क्या क्या उद्देश्य है, भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति में किस तरीके के प्रजातंत्र के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें हम इन हमारे ग्रंथों के आधार पर हम समझा सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इस तरीके ये अगले मीटिंग में बिल्कुल सर, ये सारे विषय हम अगले इतिहास और पुरातत्व में वो अगले साहित्य और संस्कृति में करेंगे। साहित्य, संस्कृति और दर्शन। जी जी। अब हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर पीसी जैन साहब आपका हमारे मार्गदर्शन के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ब्रजेश रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम सर। उनकी पुस्तक को मैंने आपसे बताया ही था कि ये एक जैन मूर्तियों का उद्भव विकास पुस्तक इन्होंने लिखी है, जो बहुत ही सराही गई है और जिसे अभी दिल्ली में आचार्य विद्यानंद पुरस्कार मिला है 1 लाख रुपए का, और ज्ञानोदय पुरस्कार इनको 2 साल पहले भी मिल चुका है। तो ऐसे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश रावत जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से, बहुत यंग है और बहुत ही एक्टिव है, बहुत कर्मठ है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ब्रजेश रावत जी हमें बताएं कि आपने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए इन चीजों को, इन विषयों को बढ़ाने के लिए। ठीक है सर नमस्कार। सर नमस्कार। जी जी सर नमस्कार। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हमने जी आथर के रूप में हमने 5 किताब अब तक लिखी है। पिछले 18 साल से मैं जैनिज्म पे काम कर रहा हूँ और मेरा जो रिसर्च का काम था पीएचडी का उत्तर प्रदेश की जैन प्रतिमा कला पे था, तो इसलिए मेरा जो वर्क आगे बढ़ा वो जैन प्रतिमा कला ही रहा। और आपकी फोटो नहीं आ रही है सर। जी मैं गांव में हूँ। जी मैं गांव में हूँ और यहाँ हाँ गांव आया हूँ, वहाँ यहाँ पे लाइट है नहीं, बारिश का समय है इसलिए। जी कोई बात नहीं। तो इस तरह से हाँ। और जी और हमने जो है मेरी पीएचडी भी पब्लिश हुई है और ये जो इसके अलावा जो सर अभी किताब दिखा रहे हैं जैन मूर्तियों को उद्भव और विकास, उसमें हमने तमाम प्राकृत पाली और संस्कृत साहित्य से ये सब प्रमाण निकाले हैं कि किस किस रूप में जैन धर्म या जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकरों का या उनसे संबंधित तथ्यों का उल्लेख रहा है। जैसे कि 2-3 चीजें ऋग्वेद में आप सब जानते हैं, शिशनदेवा है, केशिन शब्द है, ऊर्ध्वमंथी है, ऊर्ध्वरेता है, और इसके अलावा एक और शब्द है नग्नहु। इन सब का भी हमने उल्लेख किया है। दूसरा आप जानते हैं कि ऋषभ को अवतार भी कहा गया, विष्णु को अवतार कहा गया। नेमिनाथ के विषय में हमें मालूम ही है कि नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। अगर जो लोग कृष्ण को ऐतिहासिक मानते हैं उन्हें फिर नेमि को ऐतिहासिक मानना ही होगा। तो उनकी पहली मूर्तियों के लांछन के रूप में भी बलदेव, कृष्ण और बलदेव का अंकन हुआ है। लेकिन जो हमारे ये जैन मूर्तियों के उद्भव और विकास में जो मेन फोकस हमने डाला है वो ये डाला है कि हड़प्पा जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता,
उसमें क्या जैनिज्म का कोई रूप, कोई प्राक रूप या उससे संबंधित कुछ आर्टिफैक्ट मिलते हैं, कोई कोई पुरावशेष, पुरानिधियां मिलती हैं, मूर्तियां मिलती हैं। तो हमने जब इस पे काम किया तो मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैनुअल सर को प्रणाम करता हूँ, जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं, उनका तमाम एक्सकवेशन आपने किया है। और उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रह करके एक्सकवेशन वगैरह करने का मौका मुझे भी मिला, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो तीर्थंकर के समान लगती हैं। 17 मूर्तियां हैं और वो कहीं म्यूजियम में है, तो कहीं पे वो किताबों से निकल एक फोटो लेना पड़ा, तो 17 ऐसी म्यूजियम कलेक्शन किया। हम ये नहीं कहते हैं कि वो तीर्थंकर की मूर्ति है, लेकिन जैसे कि शिव की मूर्ति, पशुपत शिव की मूर्ति को शिव कहा जाता है। पशुपत एक ऐसी मूर्ति मिली जो पशुपत की है, उसे मूर्ति क्या है, वो मोहर पे अंकन है, तो उसे शिव कहा गया। लिंग टाइप का एक ऐसा मूसल का टुकड़ा टाइप का मिला या उसको लिंग मिला धौलावीरा से, तो उसे कहा गया कि ये शिवलिंग है। और भी कई तथ्य हमने दिए हैं कि जब ये चीजें ब्राह्मणिज्म से संबंधित हो सकती हैं, तो ये भी हो सकता है कि जैन से भी संबंधित कुछ चीजें रही हों और ये मूर्तियां उनकी गवाह हैं, मूर्तियां उनका प्रारूप हो सकती हैं। क्योंकि ऋग्वेद में ये कहा, दो विचारधाराओं का उल्लेख है, एक है योगवादी और भोगवादी। योगवादी में श्रमण परंपरा का उल्लेख है, और श्रमण परंपरा में हम जानते हैं कि कोई श्रमण परंपरा अकेली कोई एक सिंगल परंपरा नहीं थी, बल्कि उसके साथ कई परंपराएं जुड़ी थी। तो हो सकता है कि उस समय में भी जैन धर्म या जैन धर्म जैसी किसी विचारधारा उपस्थित रही हो और इसलिए वो मूर्तियां बनाई गई। तो ये जो किताब अभी आपको शैलेंद्र साहब ने दिखाया, वो क्या है, वो जो है हमने उसको उसको मैंने ऋग्वेद और हड़प्पा से लिया और कुषाण काल और गुप्त काल की 2 मूर्तियों तक लाके बंद कर दिया। जबकि अक्सर क्या होता है कि कुषाण काल से जैन मूर्तियों पर काम करना शुरू होता है और 12वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं शताब्दी तो लोग लाते हैं, लेकिन हमने गुप्त काल तक लाके 2 मूर्तियों पे बंद कर दिया, तो वो उस पे मटेरियल है। हम समझते हैं कि इस विषय में या इस क्षेत्र में काम करने के लिए अभी काफी कुछ है, काफी मटेरियल है जिसका अध्ययन होना चाहिए। और जैन धर्म की प्राचीनता को किसी न किसी रूप में उल्लेख है जिसको हमें ढूंढने की आवश्यकता है। तो एक छोटे सारांश के रूप में हमने आपको बताया कि हमने किसमें किया है। हाँ शैलेंद्र भाई, और क्या बताना है? बस और आगे आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या आपकी योजनाएं चल रही हैं या अभी मेरी जी हमसे? अभी हम जी सर, मेरी अभी योजना 2 चीजों पे है। एक तो ये है कि मैं नॉर्थ इंडिया की जैन आर्कियोलॉजी पे काम करना चाह रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया जिसमें कि ये उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इस तरह के प्रदेशों में मैं देखना चाह रहा हूँ और करना चाह रहा हूँ कि क्या स्थिति है और इसका जो जैन धर्म का फैलाव है, क्या वो जम्मू कश्मीर तक है कि नहीं है और क्यों नहीं है। एक ये है। दूसरा, इसी में 1-2 चैप्टर में ये भी रखना चाहता हूँ कि तीर्थंकर के लांछन और तीर्थंकर के कैवल्य वृक्ष, वो जैसे 24 जो वृक्ष हैं या 24 लांछन है, वो ही क्यों लिए गए, उनका साइंटिफिक कारण क्या है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या, एक के ही अंदर है, वो पूरा जैन पुरातत्व के अंदर ही है, लेकिन इन पे मेरा स्पेशल फोकस होगा सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर। और जी उम्मीद करेंगे कि हम लोग मिलकर कहीं ना कहीं काम करें, काम आगे बढ़ाएं। जी जी बोले, जी बिल्कुल। कौन बोल रहे जी हैं? जी हाँ हाँ, रस्तोगी जी, साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं पीसी ब्रजेश जैन थैंक हूँ यू रावत। और सर। मैंने 108 पुस्तकें लिखी हैं और यहाँ 268 लोगों को मैंने पीएचडी और एमपी करवाया है। मीटिंग चल रही ये है। ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो जैन सेंटर है, इसमें मैं 26 साल तक डायरेक्टर रहा और ये संसार के सभी विश्वविद्यालयों से अधिक छात्रों की संख्या यहाँ रही। और इस समय यहाँ 3 प्रकार के कोर्स चलते हैं: डिप्लोमा इन जैनिज्म,
सर्टिफिकेट कोर्स इन जैनिज्म, एमफिल और आर्कियोलॉजी पर डिप्लोमा, ईजी डिप्लोमा चलता है और पीएचडी यहाँ चलती है। और यहाँ के रूप में करीब 7 यूनिवर्सिटी में गाइड हूँ और 108 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं डिफरेंट जगह। मैंने एक नया विषय आयुर्वेद का साहित्य का इतिहास भी एक लिखा है जो प्रकाशित हो गया है। ये सरस्वती उच्च स्तरीय संस्थान जयपुर से प्रकाशित हुआ है, तो ये भी प्रकाशित हुआ है। और बहुत सारे लोगों को 4-5 कैटलॉग मैंने निकाले, 5 लोग का कैटलॉग कासली वाले निकाले। इसके पूरे 1,25,000 करीब ग्रंथ हैं जो हमारे पास में डिजिटलाइज रूप में उपलब्ध हैं। इनका सबका कैटलॉग छप गया है और ये उपलब्ध है। मेरे को जो संख्या नंबर मेरे कैटलॉग के हिसाब से दे देता है उनको मैं भेज देता हूँ और उससे काम कर सकते हैं। अनेक जैन ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को योगदान दिया है, उनकी बातों को कंफर्म किया है, उनके इतिहास को कंफर्म किया है, उनके ग्रंथों की डेट्स और उनके शासकों तत्कालीन जो शासक है उनकी डेट्स को कंफर्म किया है। ऐसे ग्रंथों पर हमने रिसर्च करवाया है। ये कंफर्म ये स्थितियाँ हमारे यहाँ की है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और मैं फिलहाल इसी तरह के काम कर रहा हूँ और लगातार 8-10 घंटे में बैठ रहा हूँ और काम करता हूँ या नहीं करता। ये मेरा धन्यवाद जैन साहब। ठीक है। नहीं बिल्कुल जैन साहब, आपका इतना तजुर्बा है, सबका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, इसका जरूर हम लोग कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं डॉक्टर मैनुअल जोसेफ साहब हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर मैनुअल जोसेफ जी से निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ अपना प्रकाश डालें। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर मैनुअल जोसेफ साहब के साथ हम लोगों ने एक वेबिनार की थी, उसमें उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन कर बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन प्रतीक और चिन्ह ज्यादा मिलते हैं और संस्कृतियों का संबंध वहां से कम है। वो बात एक अलग है कि सबकी सभी संस्कृतियों की जो भी आज भारत में संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं हैं, उनके रूट्स जरूर सिंधु घाटी तक जाते हैं, मगर उनकी सबसे ज्यादा समानता और सबसे ज्यादा जो मजबूती से के साथ जिसको हम कह सकते हैं, जिसके प्रमाण उपलब्ध होते हैं, वो है जैन परंपरा। तो इसी विषय में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए डॉक्टर मैनुअल जोसेफ साहब। आप भोपाल से हैं और एसआई से रहे हैं और काफी इनका काम है। डॉक्टर मैनुअल जोसेफ साहब। सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा बाजार गया था, हालांकि 8:15 तक मैं शुरू 8-10-15 तक शुरू हो गया था, तो काफी वक्ताओं को सुना। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उप अधीक्षक पुरातत्व से रिटायर हुआ हूँ। फिलहाल अभी वाकंकर शोध संस्थान में सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। मेरी सभी है ना, समझ लीजिए प्री हिस्ट्री से लेकर बुद्धिज्म, जैनिज्म, हड़प्पन, रॉक आर्ट वगैरह में दिलचस्पी है, तो बहुत अलग अलग आयामों से देखने का मौका मिला है मुझे 34 साल के एसआई के सर्विस करियर में। तो ये हुआ कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि जब लोग कहते थे कि जैनिज्म उपनिषद से हुआ और उसका प्रभाव है जैनिज्म और बुद्धिज्म और ये सब। तो दूसरी बात ये, शैलन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ना सर, नहीं सर। मेरा ये कहना है कि रामचंद्र करके थे 1950 में, उन्हें जो है जैनिज्म का बताया था हड़प्पन्स में, और तमाम जो है वो कंटिन्यूअसली जैनिज्म के बारे में एविडेंस मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैनिज्म अकेला था, मैं शैविज्म भी कहूंगा और इस तरीके से। हालांकि प्रकट में जो मेरी बातें जो है कर्ण प्रिय नहीं होता है, मगर मैं जो है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली जरा सा मुंहफट हूँ और कहूंगा तो वही जो मुझे सही लगता है। और इसमें यह है कि काफी एविडेंसेस मिले हैं और मेरे आर्टिकल्स भी हैं, और अभी मैंने जो है 2 आर्टिकल्स भेजे हैं। उसमें जो है
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें हिम के बारे में बताया है। उसमें एक ऋषि जो कि कैसिन करके हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल योगी है। तो और वो नग्न है, और एक तो कैसिन है, दूसरा नग्न है, और तमाम जो हड़प्पन पीरियड से ही मिलता है। तो ये जो हड़प्पन पीरियड से मिल रहा है, वो उससे ये प्रकट होता है कि ये वैदिक, भले कितने भी लोग रहे कि वेदों से जैनिज्म निकला है, नहीं। जो अगर आप कई जो नेशनल इंटरनेशनल, खास करके इंटरनेशनल पेपर्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि पतंजलि ने तो जो है जैनिज्म बुद्धिज्म से पतंजलि योग सूत्र बनाया है, और पतंजलि 2nd सेंचुरी BC बताते हैं। वो 2 पतंजलि है कम से कम, और योग पतंजलि दूसरे हैं। तो जो जो योग की मूर्तियां मिली है, और जो इस टाइप की और नग्न तीर्थंकरों जैसी मूर्तियां मिली हैं तमाम साइड से, ये सब अच्छा। धोलावीरा में जो है एक केसिन की मूर्ति मिली है, और मोहनजोदड़ो में 2 मिली है। इस टाइप से जो है लक्षण तो है, बस जो है लोगों का क्या, मैं तो सीधे कहूंगा कि उतना ओपन हार्टेड नहीं है। कई लोगों को जो है, जो दिख रहा है बोलिए ना। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि जैनिज्म का वहां से उद्गम है, हड़प्पन से, ना कि वैदिक से। और वैदिक में आप जानते हैं, शुरू में बात हुई थी, जैसे हड़प्पन के जो शिष्ण देवता वगैरह बात कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने निंदा की है, मगर बाद में जाके जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल, जो कि लेटर है, उस समय में जो लोगों ने माना है, उस मंडल के उस ऋचा में की माना है, तो उससे पता चलता है कि बाद में जाके कुछ ऐसे मतलब तालमेल शुरू हुआ है। पहले तो अलग अलग थे, और इस कारण से जो है जो आर्ट में भी अलग है। अच्छा, मैं एक पूछना चाहूंगा, पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे, मगर मुझे अगर जैसे ये छप जाता है तो आर्टिकल पढ़िएगा जरूर, जब छपता है। ब्रिजेश रावत जी को भी मैंने भेजा है। तो एक मैं प्रश्न आप लोगों से, आप लोग बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, मैं तो हिंदी भी ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं अहिंदी मातृभाषी हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं इंद्र की जिक्र है क्या? जो ऑस्पिशियस सिंबल 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसे जो छत्र में दिखाए जाते हैं, और भी कई जगह दिखाए जाते हैं, मगर इसको लिखित में है क्या जो शुभ चिन्हों के साथ में? ये अगर कोई जानकारी दे दे तो मेरी संकलन और स्पष्ट हो जाए, और मैं ऐसे छुटपुट कार्य कर रहा हूँ और ज्यादा नहीं है। बस इसी के साथ मैं अपना विषय समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जोसेफ सर, जी जोसेफ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, इस विषय में डॉक्टर NK जैन साहब बता सकते हैं। डॉक्टर NK जैन साहब पहले गाजियाबाद में थे, अभी वो ललितपुर के एरिया में, नवागढ़ के क्षेत्र में, नहीं ललितपुर में है जी। शैलेंद्र साहब कहाँ सर ने चले शायद गए? ज्वाइन भी किया है, शैलेंद्र साहब सर ने कहाँ ज्वाइन भी किया है, तो जी, तो उनसे बात हो सकती है जी इस सर, विषय में जी सर। सर, हाँ जी 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 सर, जी सर। हाँ 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 बोले सर, भंडारी सर। हाँ, मैंने कहा हाँ कि उनसे बात हो सकती है, जैन साहब से, NK ठीक जैन है, साहब से। जी 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 है सर, साथ में। हाँ, हाँ इनके जैन साहब है साथ में। हाँ जी बोले जी, सर, हाँ भंडारी सर बोले बोलिए। नहीं, मैं कह बोले रहा था कौन कि सा ये प्रश्न? अपन प्रश्न वगैरह बाद में लेंगे, ये जनरल जी जी डिस्कशन है। जी
तो जी। और जी। किसको आप इनवाइट करिए और अब अब बिल्कुल, अब मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर भानु प्रताप जी हैं हमारे साथ। हाँ, है डॉक्टर भानु प्रताप जी। हेलो। हाँ है ना, आप बोलिए साहब। हाँ, भानु, डॉक्टर अनम्यूट भानु कीजिए, प्रताप जी। अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट करिए अपना आप। हाँ, थैंक यू। हाँ बोलिए सर, अनम्यूट करिए अपना आपको वापस, आप म्यूट हो गए। जी हाँ। मैं आपके विषय में बता दूं, आपका काम फतेहपुर सीकरी पर है। आपकी ये पुस्तक है फतेहपुर सीकरी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। तो आपने इस मान्यता को खंडित किया है कि जो फतेहपुर सीकरी है, ये मान्यता थी कि भाई उसको अकबर ने बताया है। तो ये मान्यता गलत है। इन्होंने कई प्रमाणों के साथ उस पुस्तक को, जो खुदाई हुई थी वहां पर जेएसआई द्वारा, उसको पूरा कवर किया है। 2-3 साल इन्होंने लगाए हैं उस पर पूरा, और पूरा उसको शुरू से आखिरी तक रीड करते हुए एक एक चीज का कंक्लूजन करके एक पुस्तक निकाली है, जो बहुत ही अच्छी है। और ये अपना अनुभव बताएंगे आपको कि अपन क्या उसमें क्या क्या खासियतें हैं फतेहपुर सीकरी में, और कैसे उसे अपन आगे बढ़ाएं। डॉक्टर भानु प्रताप। बोलिए साहब, साउंड नहीं आ रही है आपकी, वॉल्यूम तेज करिए, माइक को पास में ले आइए। हेलो। हाँ, आ रहा, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। नहीं आ रही है आवाज आपकी। हेलो। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हेलो। सर तो आपके 2 डिवाइस कनेक्ट हो गए, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है ये। किसके, मेरे? नहीं, भानु प्रताप जी के। बता दी। अच्छा, देख लीजिए, नहीं तो फिर हाँ आगे आगे किसी को आगे बोले। बढ़ते हैं, इनको बाद में ले लेंगे सर। जी 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 जी। आगे डॉक्टर एक निर्मल जैन साहब हैं हमारे साथ। निर्मल जैन साहब ने भी एक बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यही जो सब्जेक्ट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी पर, भारतीय इतिहास में श्रमण संस्कृति का योगदान, एक पुस्तक लाए हैं। वो प्रथम भाग के रूप में वो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, और काफी अच्छा कंक्लूजन इन्होंने भी किया है। काफी चीजों को इन्होंने समाहित किया है, और बहुत ही वैज्ञानिक और एकेडमिक दृष्टिकोण से। तो आप बताएंगे कि इन्होंने अभी तक क्या किया है और अगले संस्करण में क्या लाएंगे। निर्मल जैन जी। जय जिनेन्द्र विदिशा से बोल रहा हूँ। जी जी जी। एक्चुअली मैं अध्यापक था, तो मैं जब पढ़ाता था तो मेरे को हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति में काफी अंतर दिखाई दिया। तो मेरे को लगा इस पर कुछ काम होना चाहिए, तो मैंने काम करने का प्रयास किया। तो इसमें पहली नेमिनाथ भगवान के काल से लेके जहाँ अपना इतिहास शुरू करने का प्रयास किया आज के इतिहासकारों ने, वहां से शुरू किया। ये आवाज आ रही ना? जी हाँ आ रही है हेलो। जी, आ रही है, बढ़िया आ रही है, बिल्कुल। वहां से ये पहली शताब्दी तक इसका इतिहास लिया गया, और इसमें वैदिक संस्कृति और बुद्ध संस्कृति और श्रमण संस्कृति, मूल जैन संस्कृति, तीनों का समायोजन किया गया। मुख्य रूप से इसमें महात्मा बुद्ध की हमारे देश में जो जन्म तिथि चल रही है उसको दिव्यावदान से लिया गया। तो वो पूरी की पूरी जन्म तिथि हमारे यहाँ, जो आचार्य भद्रबाहु का और चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल के बीच का जो अंतराल था 62 वर्ष का, वो नहीं मिल रहा था। उसको मिलाने गौतम बुद्ध की जो जन्म तिथि थी उसमें दिव्यावदान से लिया गया, उसको परिवर्तन करके, और फिर वो काल निर्धारण पूरा का पूरा मिल गया।
एक ही वर्ष का अंतर नहीं निकला भद्र बाहू जी के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, जबकि सामान्यतः कालांतर पिछले कई वर्षों से 62 वर्ष का अंतराल बढ़ रहा है दोनों के बीच में। एक तो ये काम किया मैंने, और अभी भरत वचन में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ है, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का काल निर्धारण। उसमें भी मैंने इस पर काम किया है। अभी मैं जस्ट में काम कर रहा हूँ। एक ऐसी मान्यता है हमारे देश में कि सम्राट अशोक ने बहुत 84,000 स्तूप बनवाए हैं, तो मैं उनके शिलालेखों पर अभी काम कर रहा हूँ, और अभी तक शिलालेख में हमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिला किसी शिलालेख में कि सम्राट अशोक ने कोई स्तूप बनवाए हैं। और जिस संस्कृति से वो प्रभावित थी, बुद्ध संस्कृति से, उन्होंने 3 जगह वहां उस चीज का उल्लेख किया। ये रेफरेंस भी मेरा आ ही रहा है। अभी मैंने 400 वर्ष प्राचीन चीन के ऊपर भी काम किया है। ब्रह्मचारी लामची दास जी थे, उन्होंने कैलाश यात्रा नाम से एक संस्मरण पत्रिका लिखी थी, आप लोगों के ज्ञान में होगी, शायद कुछ लोगों के पास पहुंची होगी, जो ललितपुर से प्रकाशित हुई थी, बाद में दिल्ली से प्रकाशित हुई है। तो 400 वर्ष प्राचीन चीन में हमारे देश की स्थिति क्या थी, वहाँ कितने थे, वो उनका संस्मरण पत्रिका में मैंने उस लेख में उल्लेख किया है। उनका पूरा का पूरा डायग्राम बनाया है, कहाँ से वो गए थे, कितनों को मील चल के और कैसे कैसे गए वो, ये सब उन्होंने मैं वर्णन किया है। ये भी हुआ है। इसके पहले अभी हमारा एक नया लेख हमने तैयार किया है, ईसा पूर्व उत्तरार्ध के 2 महान सम्राट, जिसमें खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य तो हाईलाइट है, लेकिन खारवेल को उतना इतिहास में महत्व नहीं दिया गया। और उसी के बीच में हमें एक और नया चैप्टर जोड़ा है, उसमें देश की प्रथम वीरांगना घूसी, जो खारवेल की पत्नी थी। ये खारवेल की पत्नी थी, जो विजय में वहां से दिमित्र ने, जो सेल्यूकस का सैन्य वो उत्तराधिकारी था, उसने इसको हरा दिया था, इनके पिताजी को। बाद में खारवेल की मदद से खारवेल ने घूसी की मदद से दिमित्र को हराया। तो वो वीरांगना थी, उसके ऊपर भी हमने काम किया है, और देश की प्रथम वीरांगना के नाम से हमारा एक लेख तैयार हो गया है। और कुछ दिनों में भारतीय ज्ञानपीठ से हमारे 4-5 लेख एक साथ शोध लेख के नाम से प्रकाशित होने वाले हैं। ये आखिरी लेख हमारा तैयार हो रहा, और ज्ञानपीठ से ये प्रकाशित होगा। मैं समझता हूँ आप लोगों के हाथ में आएगा। और अब चूंकि मैं एक नया हूँ आपके क्षेत्र में, पहले से काम तो करता रहा, लेकिन इस क्षेत्र में मैं नया हूँ, तो यदि आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो आप लोग हमें मार्गदर्शन दीजिएगा। बिना आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो आप थोड़ा सा बताइएगा, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता पर भी डॉक्टर ब्रजेश जी से मैंने बहुत सलाह लेकर काम किया है, उस पर उनकी सलाह भी ली थी। शैलन जी से भी सलाह लेकर के काम किया है, काफी लोगों के साथ में मिलकर। डॉक्टर नलिन सिंह जी ने काम किया है, डॉक्टर अनुपम जी से साथ लेकर सबको काम किया है। और अभी मेरा काम चल ही रहा है, मैं सम्राट अशोक के ऊपर ही काम चल रहा हूँ। आज 11वां लेख मेरा चल रहा था, 11वां ये अपना शिलालेख है जो गिरनार का, उस पर काम चल रहा है। धन्यवाद, और कोई बात हो तो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जैन जी। और हमें इन सब चीजों को मेरा निवेदन ये है जी, मेरा निवेदन ये है कि भारत वचन में जो लेख प्रकाशित हुआ है, हमारे देश में महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि गलत होने से पूरी की पूरी जन्म तिथि, पूरी की पूरा काल निर्धारण गलत चल रहा है इतिहास में। जी जी, उस पर यदि काम हो देश में तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सबके साथ ये पुनर्मूल्यांकन ही करना है कि जो ये राजा है, तीर्थ है, जो सभ्यताएं हैं पुरानी, उसका पुनर्मूल्यांकन जो नए शोध हुए हैं उनके ही उसमें करना है। और आप सब लोग हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो सब जरूर जो कुछ न कुछ हम लोग परिणति, कुछ न कुछ इसका रिजल्ट आएगा आप सबके उससे सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर भानु प्रताप जी रेडी है सर? हाँ जी सर। हाँ जी, जय जय, नमस्कार सर। जय जय सर, जी नमस्कार। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर ऐसा है, मैं हाँ, सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं कोई जैन धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूँ, जानकार भी नहीं हूँ, बस एक पत्रकार के नाते जिज्ञासु अवश्य हूँ। तो 1999-2000 में जब मैं अमर उजाला में रिपोर्टर हुआ करता था, आगरा अमर उजाला में, तब कुछ काम किया फतेहपुर सीकरी पर एएसआई के साथ मिलकर। वहाँ क्या पाया गया कि फतेहपुर सीकरी जो स्मारक है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। मुगलों के जो स्मारक हैं सब ज्यामितीय रूप से एक समान है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। तो सर्वेक्षण शुरू हुआ था, उसमें मैं साथ रहता था एएसआई के अधिकारियों के साथ।
तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं अकबर के नाम पर जो प्रोपेगंडा पूरे देश में वामपंथी इतिहासकारों ने चला रखा, बहुत ही गड़बड़ है वो। धीरे धीरे बात फिर गई, ये तो फतेह सीकरी स्मारक, इसके आसपास जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अन्य चीजें हैं, वो 1000 साल पुरानी हो सकती हैं। सर्वेक्षण हुआ, आसपास के गांव में गए हम लोग, फतेह सीकरी के आसपास जो गांव हैं, तो ये पाया कि वहाँ जैन धर्म की मूर्तियां हर गांव के बाहर, नीम के पेड़ के नीचे और कुओं, प्राचीन कुओं के आसपास पड़ी हुई है ऐसे ही। और लोग भगवान महावीर की मूर्ति है, लोग समझते हैं कि विष्णु जी की मूर्ति है ये। यहाँ पर डीवी शर्मा थे, डॉक्टर डीवी शर्मा, एसआई के अधिकारी, उन्होंने जब खोजबीन की तो फतेहपुर सीकरी के आसपास एक पास में वीर छबीली टीला नामक स्थान है, वहां पर उन्होंने उसकी खराई, वहां पर उन्होंने उत्खनन एक्सकवेशन कराया। तो उस एक्सकवेशन में, उस गड्ढे में दबी हुई जैन समाज के 5 तीर्थंकरों की सिर विहीन प्रतिमाएं मिली। तब प्रतिमाओं को भंग करके क्या उस पर एक लेख गड्ढे थे? में वहां पर दबा दिया गया। क्या उस पर लेख थे? हाँ जी सर। एक फिर सरस्वती, जैन सरस्वती की प्रतिमा मिली, जिसको शताब्दी की सबसे बड़ी खोज कहा गया। उस शताब्दी, उस जैन सरस्वती प्रतिमा पर 1000 यह शिलालेख अंकित मिलता है कि उसमें लिखा है कि ये विमलाचार्य थे, जैनाचार्य, उनकी बस्ती थी। ये लिखा है फतेह सीकरी के बारे में, विमलाचार्य जैनाचार्य, उनकी बस्ती थी 1010वीं ईस्वी में। तो 1000 साल प्राचीन इतिहास फतेह सीकरी का है, जहाँ पर जैन समाज का प्रभुत्व था। आज भी फतेह सीकरी में एक जैन नगर नाम से एक मोहल्ला है, जो जैन नगर कहलाता है, आज भी कहलाता है, और प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस पर और उत्खनन शुरू हुआ, तो फिर वहां पर एक मंदिर होने के प्रमाण मिलने लगे। एक बड़ा विशाल मंदिर था, उसको तोड़ा गया और जैन बुतों में दफना दिया गया, घर में डाल दिया गया। अब हुआ क्या, इसका फिर रिएक्शन, वहाँ की जो मुस्लिम आबादी, उसने उसने शुरू किया रिएक्शन। आर्कियोलॉजी अधिकारी के खिलाफ मुसलमानों ने बड़ी संख्या में चिट्ठी लिखनी शुरू की भारत सरकार को कि ये आदमी आ गया है, यहाँ उत्खनन करा रहा है, मूर्तियां निकलवा रहा है, ये जानबूझ के मूर्तियां यहाँ पर रख दी है, ये भी कहा लोगों ने, और यहाँ पर दंगा हो जाएगा, जो हो जाएगा, इस कारण से फिर उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक मुस्लिम अधिकारी मोहम्मद के, जिनको पद्मश्री दिया पिछली सरकार, पिछली बार, वो यहाँ पर आए। उन्होंने धीमे 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 आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है भानु प्रताप जी। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए भानु प्रताप जी। Shall we go to the next, जब तक वो भानु प्रताप जी आ रहे हैं वापस। अब आया सर? हेलो? हाँ जी, आया। आया? अच्छा, तो सर क्या हुआ फतेहपुर सीकरी में, मुसलमानों ने जब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या सबसे में, निवेदन है, समय बहुत कम है, तो थोड़ा जल्दी ठीक है, कीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल करता हूँ साहब। उन मूर्तियों को फतेहपुर सीकरी में एक संग्रहालय बनाया गया, वहां पर रख दिया गया है। उनको पर्यटकों को दिखाया नहीं जा रहा है, जो वहाँ के जो गाइड हैं वो नहीं दिखाते हैं। इस आधार पर एक पुस्तक लिखी मैंने, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र थी फतेहपुर सीकरी। इसको जैन समाज ने प्रकाशित कराया और बहुत बड़ी संख्या वितरित कराया। फिर बाद में इस पुस्तक के आधार पर एक नई पुस्तक लिखी, जो भी दिखाई शरण जैन साहब ने, क्या है फतेहपुर सीकरी का रहस्य, जो प्रकाशक ने प्रकाशित की है। मेरा आग्रह है कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। और फतेहपुर सीकरी को, मैं जैन धर्म प्रभावी था, जैन धर्म की नगरी थी फतेहपुर सीकरी, इस बात को इतिहास की पुस्तकों में लिखित किया जाए, ताकि जैन समाज के इस महान धर्म के बारे में अन्य सभी को जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जैन साहब? शैलेंद्र जी, आप भी अनम्यूट कीजिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप जी आपका। सर, आपने शुक्रिया। बहुत शॉर्ट उसमें अपनी बात कही। अब इन सबका कंक्लूजन लेते हुए अब मैं डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी से कहूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे। अब आपने देखा सर कि ये सब तो अभी बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत काम ऐसा है जो हो चुका है जैन में। तो जैन इतिहास, पुरातत्व, कला, राजा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका नव मूल्यांकन, उनका नए तरीके से एक हम लोग प्रयास चालू करें कि ये सब चीजें आम जन तक कैसे पहुंचे। इस पर आप मार्गदर्शन करें डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इसरो से और जीएस अकेडमी के डायरेक्टर हैं। थैंक यू सर। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सब विद्वानों से आज मेरा वार्तालाप हो रहा है। मैं शुरू करूंगा कि जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के बारे में 2 शब्द कहूँ आपसे। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जैन धर्म के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स और लाइफस्टाइल वगैरह इन पे काम कर रहे हैं। और करीब 70 to 80 बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो प्रोफेशनली बड़े निष्णात हैं अपने अपने कार्य में, वो और जैन स्कॉलर भी हैं, वो सब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि श्रीनेत्र पांडे, डॉक्टर श्रीनेत्र पांडे और शैलेंद्र जी और कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ज्योति जी भी थी, अभी वो निकल गई है। तो मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हमने अध्ययन किया है, काफी हमारे साथ कुछ हिस्ट्री के स्कॉलर्स भी हैं। रेणुका पूरवाल हमारे जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर राजमल जैन हैं, और द्रुति जी थी, वो भी कहीं चली गई हैं, शी हैज गॉन आउट। और लता बोथरा जी हैं, और कई हिस्टोरियंस हैं। पर मैं आज की मीटिंग केवल जनरल पॉलिसी डिसीजन के अनुरूप हम डिस्कशन करेंगे। मुझे काफी आइडिया हो गया है। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। एक तो बहुत काम हो चुका है, दूसरा बहुत काम हो रहा है, और तीसरा आगे बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया इसको नहीं मान रही है। अनेक लेख छपे हैं, अनेक पुस्तकें आप सबने, डॉक्टर पीसी जैन साहब ने और प्रभाकरण जी सबने बताई, रावत साहब ने वगैरह। तो ये सब हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसको एस्टेब्लिश कैसे करें कि दुनिया इसको माने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो नया काम है वो तो करेंगे ही, वो कैसे करेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये जो पीस मिल इंडिविजुअल लेवल पे जो काम हो रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ हर एक आदमी अपना प्रयत्न कर रहा है, उसको हम सामूहिक ढंग से प्रॉपर फंडिंग से ये काम कैसे करें। पर हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है कि जो काम अब तक हो चुका है उसको एस्टेब्लिश कैसे करें कि दुनिया माने। तो इसका ये पुस्तकों से क्या बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन होता है। पूरी तरह म्यूट करो भाई सबको, ये बहुत नॉइज आ रही है। तो जी सर। दुनिया इसको माने, इसके लिए हमको इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश करेंगे, तभी इसको दुनिया मानेगी। ये पुस्तकों का जो मुझे तो आज ही पता चला, जो पुस्तकें बताई, कुछ शैलेंद्र जी ने पहले भी बताई थी, लेकिन इतना लिमिटेड सर्कुलेशन होता है और हम आपस में ही बात करते रहते हैं, इससे तो दुनिया मानने वाली नहीं है। और अभी जो मोस्ट रिसेंट डिस्कशन चल रहा है वो राखी गढ़ी के बारे में, आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा कि वो इससे जो वैदिक संस्कृति से भी पुरानी है, उसकी डेटिंग हुई है, और उसके जो डीएनए का विश्लेषण हुआ, उससे लगता है कि ये वैदिक संस्कृति वहां से नहीं आई, बल्कि उनके डीएनए साउथ इंडिया से मिलते हैं। जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो वो तो गलत है, सभी लोग आजकल मानते हैं, परंतु वो एक तरह से ये ईरानियन और कहीं और से आई है। तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है।
मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अभी ऐसी टेक्निक्स है, डीएनए की टेक्निक हुई, फिर थर्मोल्यूमिनेसेंस, अगर आपके पास पॉटरी है, ओएसएल है, और कार्बन 14 तो है ही, आप सब परिचित हैं। हमारी लेबोरेटरी में कार्बन 14, यहाँ जब मैं इसरो की लेबोरेटरी है वहाँ पर बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, पर अब इसकी टेक्निक बदल गई है, दिल्ली में होती है सब। तो हमको ये एस्टेब्लिश करना है। पहला हम ये सब काम तो नहीं कर सकते, कला, मंदिर और संस्कृति और हिस्ट्री और सब, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए आपको एक मोर और लेस डिवोटेड इंस्टीट्यूट चाहिए। और जैसा आपको पता है या अनुभव में आया होगा, ये समाज इसके लिए कुछ नहीं करता है। इसरो की एग्जांपल लें तो ये सब काम जो हो रहा है वो गवर्नमेंट फंडिंग से होता है, तो गवर्नमेंट इस काम में फंडिंग इतना करती नहीं है। आप सब लोग इतना अथक प्रयत्न कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसको कैसे एस्टेब्लिश करें, दैट इज अवर फर्स्ट टास्क। तो जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर एक प्लेटफॉर्म आपको दे सकती है, आपको पेपर्स पब्लिश करने में सहायता दे सकती है। हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं इसके। तो मैं चाहता हूं कि हम इसको थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और वो काम हाथ में लें जो हम कर सकते हैं। काम तो आप कर ही रहे हैं, जो अभी बताया सब लोगों ने कि बहुत आवश्यकता है, और बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स बताई इन्होंने सब लोगों ने। तो हम एक हिस्ट्री का सेल बनाना चाहते हैं जैन एकेडमी में, जो केवल ये जो है कि भाई हमको ये नहीं सिद्ध करना है कि मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम, कई लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जैनिज्म पुराना है या जैनिज्म नया है या बुद्धिज्म ऐसा है या वैसा है। हम इसमें नहीं जाना चाहते, हमको करेक्ट हिस्ट्री पता करनी है। अगर जैनिज्म पुराना है तो पुराना है, और दूसरी संस्कृति से आया तो वैसा है, लेकिन जहां तक मेरा अध्ययन है जैनिज्म बहुत प्राचीन है। और अभी जो राखी गढ़ी का काम है उससे तो पता चलता है कि ये वैदिक संस्कृति तो बहुत यंग है, मतलब इट इज ओल्डर, राखी गढ़ी इज ओल्डर देन वैदिक संस्कृति, हरप्पन ऑल्सो। तो मेरा मतलब जनरल कमेंट्स बना के अपन कुछ पॉलिसी डिसीजन लें आज। एक, हम हिस्ट्री का सेल बनाएं, और कुछ पेपर्स जो आपके हैं, आपने जो इतने बुक्स लिखी हैं, आपने उसका संक्षेप में मैथोडिकल तर्क के रूप में हम इसको प्रस्तुत करें। और ये जैसे शिकागो से निकलता है एक हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स नाम का पेपर, वो काफी मतलब इंटरनेशनली फेमस है। वहां कुछ पेपर मैंने भिजवाए थे, उनको पता ही नहीं जैनिज्म क्या है, तो वो कई बार रिजेक्ट होके आ जाता है कि हमको ये पता नहीं ये ऋषभदेव कौन है या ये कौन है। पर हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी रिच हेरिटेज है हमारी, तो हम इसको एस्टेब्लिश करें। तो ये जो पूरा काम है उसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो जो ये मूर्तियां वगैरह आपको मिली है, इसमें कोई मुझे ये बताए कि क्या क्राइटेरिया होगा जैनिज्म का। अब स्वास्तिक मिलता है, वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता, स्वास्तिक कई जगह यूज होता है। पद्मासन है, उसको माना जाता है कि ये जैन प्रतिमा है, लेकिन उसमें भी कई विवाद हैं। तो एक हमको एक आर्टिकल चाहिए कि भाई जहां भी खुदाई हो या आर्कियोलॉजिकल काम हो, एएसआई करे या और कोई करे। और हमारी तो ऐसी धारणा है कि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक समय में जैनिज्म था, जब ऋषभदेव के पुत्र भरत का राज्य था, तो उसके काफी वो मिले हैं, लेकिन दुनिया नहीं मानती। तो हमको जो फैक्ट्स है, क्या क्राइटेरिया है कि हम इस चीज को जैन माने, ये पद्मासन की मूर्ति है या स्वास्तिक है या नग्न मूर्तियां है या और क्या क्या इसके सिंबल हो सकते हैं, उसमें एक आर्टिकल हम लिखना चाहते हैं। तो उसको हम स्टैंडर्ड मान के हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जैन है या बौद्ध है या हिंदू है। आप सब लोग बहुत काम कर रहे हैं ये लांछन के बारे में, और जो बताया। और दूसरा ये है कि अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ये इनका उपयोग करके हम
इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें। जो पाठ्यक्रम किसी ने चर्चा की थी पाठ्यक्रम बनाने की, तो कोई एक हिस्ट्री लिखे, नॉट जैन हिस्ट्री, भारतीय हिस्ट्री पे, और उसमें कहाँ कहाँ जैनिज्म आता है वो तो आएगा ही। तो हम ये दो प्रकार के काम करना अभी चाहते हैं। एक तो हो गया है जो काम, उसको ठीक से पब्लिश करें ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। एक हम क्राइटेरिया बनाएं कि जैन क्या क्या उसके आइकॉन्स हैं जिसको हम जैन मान सकते हैं। मून है, जैसे स्वास्तिक है, ये जो भी हैं। और एक हम ये नई टेक्निक लेके एक हिस्ट्री का एक अच्छा आर्टिकल हम बनाएं। उसमें कुछ कमियां हो सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली कोई अच्छा जर्नल हमारे पेपर्स पब्लिश नहीं करता है। उनके बड़े स्ट्रिक्ट ऐसी बात नहीं है। क्राइटेरिया होते हैं। तो हमने एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की प्रोसीडिंग्स हम निकालते हैं, तो हम एक इश्यू हिस्ट्री और एक कला पर निकाल सकते हैं भविष्य में। और तो इस पे आप छोटे छोटे एक एक आर्टिकल आप सब दें, अपना काम को संक्षेप में वर्णन करके कि हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, ये इसका लॉजिक है, ये इसका प्रूफ है, तो वो एक बेस डॉक्यूमेंट बन जाएगा जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो वही उपलब्ध नहीं है, एक वॉल्यूम हो जिसमें सबका काम आ जाए, नॉट इन ग्रेट डिटेल बट एज ए समरी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इनसे सहमत हैं तो हम ये जो 3-4 काम मैंने बताए हैं हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, फंडिंग हमारे पास भी नहीं है, और समाज तो इसमें कुछ विशेष योगदान देता नहीं है, वो तो अभी मंदिर बनाने में और ये सब इसमें लगा हुआ है। तो इस सजेशन पे कुछ विचार प्रस्तुत करें आप लोग, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। भंडारी साहब, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जी मैं प्रोफेसर पीसी जैन। जी मैं ये कहता हूँ कि इस जैनिज्म पर सैकड़ों हजारों पुस्तकें निकली हुई हैं, जी और आप जिस विषय पर के लिए कह रही हैं, यहाँ रिसर्च जर्नल्स करीब 70 रिसर्च जर्नल्स हैं जो इंडिया फेम है और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। जी ऐसा नहीं है। दूसरी बात, फंडिंग एजेंसीज बहुत हैं, ICHR, ICPR, ICSSR, ICHR, ये और बहुत सारी ऐसी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, बहुत सारी। मैंने 5 प्रोजेक्ट पूरे किए, 3 से फाइनेंस लेकर के, ये अच्छा पैसा देते हैं, अच्छा तैयारी करवाते हैं, ऐसा नहीं है। और 500 प्रोजेक्ट आते हैं, जिनमें से 200 प्रोजेक्ट को, 150 प्रोजेक्ट को कभी ये पास कर थ्रू करते हैं। ऐसी स्थितियां नहीं है। हमें सबसे पहले ये जैसे तुलसी प्रज्ञा निकलती है, उसमें अभी मेरा आया एक आर्टिकल आया है, चीफ पिक्यूटरीज ऑफ जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च जर्नल्स हैं जो निकलते हैं, हमें उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें ये नहीं कहना चाहिए, जैसे मुझे जो मैं मेरी स्थिति से बता रहा हूँ कि क्योंकि पूरी जिंदगी भर जर्नलिज्म में लगा रहा, और 265-68 लोगों ने मेरे यहाँ से PhD किए हुए हैं जर्नलिज्म से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ऐसे एक पुस्तक है जिसका नाम है प्राकृतिक जैन विद्या शोध संदर्भ, जिसमें बताया गया कि थ्रू आउट हिंदुस्तान, थ्रू आउट वर्ल्ड से करीब 2500 PhD हुई है जैनिज्म पर। तो ऐसा नहीं है। जैनिज्म के बारे में कहा, मुझे नहीं मालूम कि शिकागो अमेरिका में करीब 40 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें जैनिज्म के बारे में रिसर्च होती है। अब मुझे ये कहते हुए संकोच हो रहा है कि ये आपसे कैसे रह गया, आपके पास इस तरीके की सूचनाएं क्यों नहीं आती। नहीं सर, ये मेरे बहुत लिए ये सब सूचनाएं हैं मेरे पास, पर जो काम आप करना चाहते हैं वो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। ये ICPR और ICCR और ये जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च ये फंडिंग देते हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही देते हैं। मुझे लग रहा है, जो मैंने सुना है कि इतना बड़ा काम है कि हम सब मिलके करें तो इसमें crores of rupees आर रिक्वायर्ड। अगर सिस्टमेटिकली हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैं क्षमा चाहता हूं, मतलब मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं था कि इसमें पेपर्स नहीं है, पर दुनिया सर नहीं मान रही है
आप कहीं भी लिखें, लेख हैं बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने भंडारी बहुत साहब, अच्छा काम मैंने किया जी। भंडारी साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कैटलॉगिंग का काम किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। 1 करोड़ 20 लाख रुपया उन्होंने सैंक्शन किया था 2001 में। तो जी ऐसे नहीं है कि ऐसे अगर हम कोई प्रपोजल देते हैं तो हमारा प्रपोजल अगर वर्थ वाइल होता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये अप्रूव नहीं होगा। निश्चित रूप से अप्रूव होगा अपना। और आप ये करें, मैं उनकी एड्रेसेज और उनकी करस्पॉन्डेंस करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, और मैं आपको आज भेजूंगा उनके एड्रेसेज और ये भेजूंगा, जिससे आप संपर्क करें। थैंक यू सर। अच्छा पैसा देते हैं। हाँ जी। हाँ तो ठीक है, वी कैन राइट, बट माय एम्फेसिस सर ये है कि हम जॉइंटली सब मिलकर एक जी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अच्छा है। इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत काम हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो आपने तो जी बहुत ही विशेष कार्य किया है, और अच्छा है। अगर पर इसको प्लान करना पड़ेगा और एक एक प्रॉब्लम लेके करना पड़ेगा, लेकिन सर ये अभी तक टेक्स्ट बुक्स में नहीं गया है, और हम इस सब काम को मतलब काफी काम को इग्नोर किया गया है, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए मैंने ऐसा निवेदन किया था। आई स्टैंड टू बी करेक्टेड फॉर दिस। इस पे और कोई कमेंट्स हैं तो आप बताइए। नहीं सर, ठीक है, आपने ठीक कहा है। सर, जो लांछन वाली बात कर रहे थे भंडारी सर, एक्चुअली लांछन का इस पे अच्छी आर्टिकल है मारुति नंदन तिवारी जी की। लांछन का प्रयोग काफी बाद में शुरू हुआ, जब ये समस्या शुरू हुई कि ये मूर्तियों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि एक ही पोस्चर, एकमात्र पोस्चर है जिसे हम प्लेसिंग पोस्चर कहते हैं, वरद मुद्रा वाली, वो जैन मूर्तियों में नहीं पाई जाती। लेकिन बाकी जो पद्मासन और खड्गासन दोनों का उत्सर्ग पोस्चर कहे जाते हैं, ये तीनों परंपराओं में है। तो लांछन का प्रयोग इसी को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए, तो ये बाद में, बहुत बाद में शुरू होता है। समस्या यही है कि लांछन भी नहीं थे, लांछन का प्रयोग भी बाद में शुरू हुआ। लांछन भी नहीं थे तो अब हम कैसे पहचाने कि ये मूर्ति जैन मूर्ति है या बौद्ध मूर्ति है। जनरली कंफ्यूजन जैन और बौद्ध मूर्तियों में होता है। बाद की बात देखें तो, यदि ऋषभ देव की बात ना करें तो, ऋषभ देव की बात करते हैं तो समस्या शंकर के साथ आती है कि ये पशुपति हैं या शंकर हैं या ऋषभ देव। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इस पर काम हुआ है। क्योंकि यौगिक पोस्चर की जहां तक बात है, तो यौगिक पोस्चर तो तीनों जगह है, लेकिन पद्मासन वाली मुद्रा, जो हाथ के ऊपर हाथ रख के और पद्मासन में बैठे हैं, इस तरीके की चीजें पहले से निर्धारित, मतलब ये हो चुकी हैं कि ऐसे मिलेगा तभी ये जैन है। एक प्रेजेंटेशन आज मैं सुन रहा था, जिसमें मेरे यहाँ एक पार्टिसिपेंट आया है, उसने कहा कि बहुत सारी मूर्तियां हैं एक कंट्री में जो सारी जैन लगती हैं, एक हाथ टूटा हुआ है, गर्दन से ऊपर नहीं है, और इसको वो लोग बुद्धिस्ट कहते हैं। तो हम लोगों ने वो सारे फिगर देखे। यदि एक हाथ टूटा है, दूसरा हाथ है, तो दूसरा हाथ सीधा नहीं होगा। बैठी हुई मूर्ति में वो जो घुटने पे रखते हैं, वो पोस्चर है ही नहीं कहीं जैन परंपरा में, जबकि वो मूर्ति इस टाइप की थी। तो इस तरीके के कुछ काम हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं उस पर, पहचाना कैसे जाए। और इनके पेपर, मारुति जी के पेपर बाहर के जर्नल में छपे भी हैं। ऐसे वो हम्पा नाग रजैया जी हैं साउथ में, उन्होंने काम किया है, तो उस पे छपे भी हैं इन लोगों के पेपर बाहर के भी जर्नल्स में, लेकिन कम छपे हैं। लेस नोन तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आप राखी गढ़ी की सर बात कर रहे थे, तो ये राखी गढ़ी के कोर टीम में शिंदे साहब थे, जो डेक्कन कॉलेज में वाइस चांसलर थे, और उन्होंने काफी इंटरव्यू दिए, जो जो भी उन लोगों ने पाया था उसमें। उसमें भी अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू भी अलग अलग तरह के थे, जबकि वो लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसमें लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे। लेकिन इंटरव्यू कहाँ दिया जा रहा है, उस हिसाब से स्टेटमेंट चेंज होते मैंने देखे हैं। मैंने भी उनके इंटरव्यू कराए, उनका प्रेजेंटेशन अपने यहाँ कराया है। तो उसी को देखते हुए आपको पता भी होगा कि इसको कैसे आर्कियोलॉजिकली ये सारे आइडेंटिफिकेशन और सारी की जाए। तो ये डेक्कन कॉलेज के नेतृत्व में ये एक्सकवेशन हो रहा था राखी गढ़ी वाला,
इंडिया से डेक्कन कॉलेज। बहुत जल्दी हम ये अच्छी सूचना देंगे कि डेक्कन कॉलेज के साथ जैन आर्कियोलॉजी का एक सेंटर खोल के और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म को डेडिकेटेड होगा 4-5 पोजीशन के साथ। लेकिन ये लांछन वगैरह का जो है ये बाद का डेवलपमेंट है और इस पे काफी लिखा गया है। बिना लांछन के हम उसको कैसे पहचाने, समस्या यहाँ। रावत जी हैं, इन्होंने काफी काम किया है, इनको इसका आइडिया होगा, लेकिन आइकोनोग्राफी पे मारुति जी का बहुत काम है, मारुति जी का और हम्पा जी का। तो शायद गुप्त काल के बाद या उसके बाद कुछ ऐसे शुरू होता है ये लांछन का प्रयोग, उसके पहले लांछन है नहीं। तो बिना लांछन के उनको पहचानना है, ये चैलेंज। सर हेलो। जी 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 मैं ब्रजेश रावत बोल रहा हूँ जी। सर। हम लांछन की बात मैंने भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने लांछन में ये नहीं कि किस तीर्थंकर की मूर्ति किस तीर्थंकर मूर्ति से अलग पहचानी जाए, इस पे नहीं। हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि ऋषभ है, ऋषभ का जो लांछन है ऋषभ है, फिर किसी का अश्व है, किसी का कलश है, किसी का क्रॉच पक्षी है, मकर है, चांद है। ये लांछन क्यों लिए गए, मैं इस पे बात कर रहा था। नहीं, और बिल्कुल आप मारुति सही साहब हैं। के जी आपकी बात को मैं काट और नहीं रहा था। भंडारी सर ने जो ना कहा कि हाँ उनकी चीजें हुई हाँ हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सर मैं बिल्कुल आपके उस पर नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और जी ऐसे ही सर केवल वृक्ष क्यों लिए गए। और ये सही है कि मारुति साहब हमारे गुरु हैं। हमने आप पे 2 लेक्चर कराए अपने यूनिवर्सिटी में, दोनों में उनको अपने यहाँ ऑनर गेस्ट रखते हैं। उनसे अच्छा तो मुझे लगता नहीं है कि हम में से किसी को, मतलब हम में से मतलब कि मेरे जैसे आयु वाले लोगों को, तो हम लोग सीखे भी उन्हीं से हैं। दूसरा सर ये भी है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि विदेशों में पेपर नहीं छपते हैं। पेपर छपते हैं सर, मेरे भी 2 पेपर छपे हैं और जैनिज्म पे ही छपे। एक संलेखना पर छपा है और वो भी स्कोपस पेपर है सर, स्कोपर जर्नल है। स्कोपस पेपर में जर्नल छपते हैं, स्कोपस जर्नल में पेपर छपे हैं। और भारत के अंदर तो सब कुछ छपता है, चाहे वो आपका पुरातत्व हो, चाहे वो एशियंट इंडिया हो, चाहे जो नॉर्थ लेक से लेके साउथ तक कोई भी ऐसा जर्नल नहीं है जो नहीं छपता है। तो इंडिया के बाहर भी छपते, बस ये है कि उसका स्टेटस कैसा है, मटेरियल कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है बाहर। भारत में भी ऐसे बहुत सारे जर्नल हैं जहाँ सब पेपर नहीं छपते हैं, वहाँ भी स्क्रूटनी होती है और बड़ी मुश्किल से छपते हैं। ऐसे स्क्रूटनी होती सर, हाँ वो हर सर जी बिल्कुल हर जर्नल सर स्क्रूटनी करता है, हर जर्नल करता है। लेकिन मैं ये भी नहीं बिल्कुल कह रहा हूँ कि बहुत धड़ल्ले से पेपर छपते हैं, लेकिन पेपर छपते हैं, बाहर भी छपते हैं सर। आप लोगों ने काम किया है और भंडारी सर ने भी उसकी सराहना की, हम भी करते हैं। मेरा बस कहना ये था कि जो हुआ है उसके आगे करना है, क्योंकि लांछन वाला तो हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण है, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मैं तो दर्शन का विद्यार्थी हूँ, इस विषय का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि शास्त्र है हमारे पास और शास्त्रों में लांछन है, प्रमाणित है, उसमें कहीं कोई लांछन हाँ वर्तमान में लांछन या केवल वृक्ष मेन नहीं है। मेन ये है कि हमें इसके उत्स में जाना है कि यहाँ से ये आर्कियोलॉजिकल फैक्ट मिलना कहाँ शुरू होता है। जी जी यही मैं कह रहा हूँ। अभी हाँ मूर्तियां बनती थी, जी लांछन के बिना भी मूर्तियां बिल्कुल बनती थी। उसके लिए कुषाण काल और मौर्य काल की 2 मूर्तियां लोहानीपुर से मिली हैं, बिल्कुल उसमें कोई लांछन नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। तो कायदे से जो फोटोग्राफी के एक्सपर्ट हैं उनका दायित्व एक्चुअली यही है कि ये उन मूर्तियों को कैसे पहचाने जिनमें विवाद है, लांछन न होने के नाते विवाद है, पोस्चर्स को लेकर विवाद है। क्योंकि एक ही धरातल पर ये तीनों परंपराएं विकसित हुई हैं, तो समानताएं तो है, उसके बाद कैसे हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नहीं ये तो तीर्थंकर आप जो बात करें सर, तीर्थंकर तो तीर्थंकर कर रहे हैं या तीर्थंकर के अलावा किसी दूसरी धर्म की मूर्ति की बात कर रहे हैं? नहीं वो तो जो मूर्तियां मैं बात कर रहा हूँ वो तीर्थंकर की है या किसकी है, कुछ ऐसा नहीं है। वो नंगी मूर्तियां हैं, नग्न है मूर्तियां, नग्न मूर्तियां हैं। और ऐसा थाईलैंड में भी देखा गया, वियतनाम में देखा गया, ऐसी सारी कई कंट्रीज में है जहाँ बुद्धिस्ट दावा कर रहे हैं कि हमारा है। और सेठी जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग गए जिन्होंने ये दावा किया कि ये जैन मूर्तियां हैं।
लेकिन दावा जी करने से जी कोई मूर्ति बुद्धिस्ट या जैन नहीं हो जाएगी। हमको सब प्रमाण साबित करना होगा। ये एक अकादमिक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, जिसकी बात भंडारी साहब कर रहे हैं। तो ये सारी बिल्कुल क्लियर हो तो साक्ष्य है वो मिल जाएगा। लेकिन ये सारे चिन्ह और क्या आधार होंगे, क्या प्रमाण होंगे, ये जरूरी है। जी। बहुत अच्छा आप सभी ने वक्तव्य दिया, भंडारी सर ने बहुत अच्छा निर्देशन दिया। तो अभी हम आज इस मीटिंग को यहीं पर वो करके और प्रभा जी को कहेंगे कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दे दें और इसको किया जाए। टाइम भी काफी हो गया है और खाली आज हम लोग एक बात पर अभी एग्री होते हैं कि हम एक ऐसा एक अलग वो बनाते हैं, विंग बनाते हैं जेएस की, जो हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी पर काम करेगा और उसमें हम सब आपस में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजों को हम वहां पर आपस में डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे और उसको मांगेंगे और उसको निखारेंगे और फिर ले जाकर उसको सभी के समक्ष रखेंगे, जिसे उसको जल्दी से वो न किया जा सके। तो मैं प्रभा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें कि कैसे हम लोग इन चीजों को, जैसे सर ने कहा, कैसे आगे बढ़ाएं। हमने अभी एक निर्धारित कर लिया कि एक दिन बनाते हैं, उसमें सभी को जोड़ करके आप सबका मार्गदर्शन और सहयोग लेंगे। प्रभा जी। ये मैं शुरू में अपनी कुछ बातें कह चुकी हूँ। अभी जैसा कि आदरणीय भंडारी जी ने अपनी बातों को रखा और बड़े अच्छे से रखा। मुझे लगता है कि हम काम जैसा उन्होंने भी कहा कि काम तो हम कर रहे हैं अलग अलग, और बहुत सारे विंग्स में हम अलग अलग बैठे हुए हैं और अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। श्रीनिवास पांडे जी ने भी काफी महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ अपनी जो विचार रखे, और ब्रजेश रावत जी जो है वे लांछन पे क्योंकि काम कर रहे हैं, तो वे जो तीर्थंकरों के जो चिन्ह हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। परंतु भंडारी जी ने जो बात कही कि यदि लांछन नहीं है या है, उसका निश्चय कैसे होना चाहिए, और अगर उसका निश्चय है तो किस आधार पे होना चाहिए, वो उसका निर्णय भी यहाँ पर जितने भी पुरातत्व उत्खनन से जुड़े हुए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो महानुभाव विचारक एवं विद्वान हैं, मैं चाहूंगी कि वे इस ओर हमारा जो भी आगे का भी हम अपना कार्यशाला या जो एक डिपार्टमेंट या कुछ भी जो भी बनाने का निर्णय लेते हैं सभी की सहमति से, भंडारी जी के सहयोग से, तो उसमें वे इस बात का निर्णय करने में सहयोग दें। जो भी कोई इस ओर लेखन कर रहे हैं, अपना लेख लिखना चाहें या फिर शोध कार्य करना चाहें, तो उस हेतु वे उनका मार्गदर्शन अवश्य करें। और उसके अलावा जो भंडारी जी की बात से निकल के आया, हालांकि विद्वानों ने सभी ने अपनी अपनी बात, डॉक्टर पीसी जैन साहब, मैनुअल जोसेफ जी, ब्रजेश रावत जी और आपके भानु प्रताप सिंह जी, निर्मल जैन जी, सभी ने अपनी अपनी बातों को अलग अलग तरह से रखा और बहुत सारी बातें जानने को मिली कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कितने सतर्क एवं कितने सचेत हैं अपने जिन धर्म के प्रति कितने आस्थावान हैं, और उस आस्था को हम किस तरह से किस किस रूप में आगे ले जाने के लिए भी अपना मन बना चुके हैं। वो बात अलग है कि हमारे पास साधन कम है या हम एकजुट नहीं है, जिस ओर हम प्रयत्नशील हैं। इस मंच का भी यही एक आज का जो हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य है वो यही है कि हम एक मन और एक जगह और एक फंड और एक तरीका तो हमें निश्चित करना ही पड़ेगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना चाहते हैं, भले ही कितनी भी जर्नल निकल रहे हैं, उनमें विद्वानों के लेख प्रकाशित हो रहे हैं, परंतु क्योंकि हम इस मंच के साथ साझेदारी करके कुछ करना चाहते हैं, तो हमें इस मंच के जो इनकी अनुकूलताएं हैं या जो इनके साधन हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें अपनी बातों को आगे ले जाने का एक माध्यम चुनना होगा, जिसका दिशा जो है वो भंडारी जी देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके संस्था में कितना साधन है और क्या क्या वे मुहैया करा सकते हैं। वे खुले दिल से मुहैया कराने को तैयार हैं, लेकिन जो एक लाइन ऑफ एक्शन है वो
वो हर एक संस्था का, हर एक एकेडमी का एक अपना होता है। माफी चाहूंगी सभी विद्वानों से अगर मेरी कोई बात आप लोगों को गलत लगे, क्योंकि यह आज का जो हमारे और संसाधन हम जुटा सकते हैं, जैसे पीसी जैन साहब जी ने कहा कि इतने इतने हमें फंड मिलते हैं, किंतु क्या पीसी जैन साहब भंडारी जी को कोई काम जब वे ले लेंगे अपने हाथ में और हम जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर कुछ करना चाहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बनाना चाहेंगे और कोई आगे काम चलाना चाहेंगे, तो पीसी जैन साहब से मेरा अनुरोध है कि वे खुले दिल से फिर उस ओर उनका सहयोग करें और उन्हें पूरी तरह से उस तरफ लाभान्वित होने के लिए प्रयत्नशील भी रहें। ऐसा ना हो कि वहां फिर कोई चूक हो जाए और हम कोई भी बात ऐसा बड़ा एजेंडा उठा लें जिसको हम संसाधनों की वजह से बाद में हमें रोकना पड़े। तो भले ही हम काम छोटा करें, तो उद्देश्य अपने रखें कि हमें इस साल के हमारे ये 2 टारगेट हैं, ये 2 विषय हैं और इन 2 विषयों पर हमें इन लोगों को अपने साथ जोड़कर ऐसा कुछ करना है और इतने समय में, ये समय निश्चित है, उसके अंदर हम पूरा करना चाहेंगे। फिर उस जर्नल के माध्यम से या वेबिनार्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से वो संस्था निश्चित करेगी कि वो किस तरह विद्वानों को वो पटल मुहैया कराएगी। जो मुझे आज की इस गोष्ठी का एक ये सार संक्षेप जो मुझे समझ पाई हूँ वो यही है और मुझे लगता है कि हमें सबको एक मन से और एकजुट होकर अपने मन से किसी भी प्रकार के जो ऊहापोह है उनको भुलाकर अगर हम सबके साथ कोई काम करना चाहते हैं, साझेदारी में और भागीदारी में काम करना चाहते हैं, तो हमें अपनी बहुत सारी बातों को बीच रखना पड़ता है। हम तभी करके काम कर सकते हैं। अपनी अगर हमें कुछ भी काम करना सब कर रहे हैं, हम पे किसी प्रकार का कोई ना दबाव है ना नियम कायदा है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और अपने हिसाब से चलने के लिए स्वतंत्र भी हैं। किंतु अगर हम कहीं आते हैं तो वो हमें फिर उस संस्था के हिसाब से, उनके संसाधनों के हिसाब से और उनके जो लाइन ऑफ एक्टिविटी हिस्ट्री सेल बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसमें जितनी किताबें पहले आ चुकी हैं इतिहास से संबंधित विद एविडेंसेस जो किताबें आ चुकी हैं, जो जिनमें लेखन तो अच्छा है ही, उसके साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन है या उसके अंदर जो फैक्ट्स एंड प्रूफ्स दिए गए हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, उन सारी बातों को भी हम उनमें से निकाल करके हिस्ट्री सेल से एक जर्नल में एक जो विशेषांक के तौर पर उनको भी हम आगे रख सकते हैं, शॉर्ट रूप उनका शॉर्ट वर्जन करके, ताकि लोग उन किताबों को भी जाने, लोगों के प्रयासों को भी जाने और हमारे उन सारे एविडेंसेस के साथ वो विद्वान अपनी बात को रखने में कितना समर्थ हुआ है, इस बात से भी रूबरू हूँ जो पाठक हैं उस जर्नल के। मैं सोचती हूँ कि समय काफी हो गया है और अगली कड़ी में जब हम मिले तो कुछ और इस ओर कुछ प्रगतिशील रहें और कोई ना कोई सकारात्मक उत्तर हमें डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी की तरफ से मिले, जिसमें हम सभी कहीं ना कहीं अपना जिस भी प्रकार का हम सहयोग दे सकते हैं देकर इस काम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने बहुत अच्छे से आखिरी में हम सबको बताया कि हमें कैसे आपके साथ मिल करके, डॉक्टर भंडारी सर के साथ मिल करके उनके साथ से हमें काम करना पड़ेगा। और भंडारी सर ने भी बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखते हुए ये चीज बताई कि हमको एक पहले से एक विंग बनानी चाहिए और उस विंग में जो है आप लोगों को मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। जो हमारे इतिहासकार है या और अन्य विद्वान है, अपने अपने फील्ड के जो मास्टर लोग हैं, वो हम लोगों को अपने वक्तव्यों से और उससे फिर अच्छे लेवल पे अपनी बातों को रख पाएंगे फिर उससे। तो बहुत बहुत हाँ क्या मेरा एक निवेदन है, हाँ मेरा एक निवेदन है जी कि आप सभी के जी टेलीफोन नंबर और एड्रेस सबको आप व्हाट्सएप पर डाल दें जो हमको मिल जाए और हम उनसे संपर्क करें, टेलीफोन करके बातचीत कर सकें। एक बात तो ये मुझे कहनी थी। दूसरी बात एक मुझे और कहनी है, हालांकि मैं अध्यक्ष जी का भाषण हो गया है
उसके बाद में बोलने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जयपुर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरीके का सहयोग प्रदान कर सकती हैं, तो मैं उसके लिए भी लिख करके भेजूंगा आपको, और शायद वो आपके लिए कुछ हेल्प मदद कर सके। नहीं सर, बिल्कुल आपका पूरा सहयोग लेंगे और सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और एक दिन मैं डॉक्टर साहब से बात करके, जैसे हमारे को भंडारी सर निर्देश करेंगे, वैसा उनके निर्देशन में हम लोग सब लोग फिर जुड़ेंगे जल्द ही, और अगली मीटिंग में इसको कार्य रूप देने की वो करेंगे कि हम कैसे वेबिनार की इसकी सीरीज चालू करें और कैसे इस पर हम आगे काम करें। अब मैं डॉक्टर पूर्वी दबे जी जो जेएस की सेक्रेटरी हैं और हम सबकी सहयोगी हैं, बहुत ही कर्मठ महिला है, लगी रहती है हमेशा जेएस को आगे बढ़ाने में और उसके कामों को सब तक पहुंचाने में। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सभी का आभार प्रकट करें। मुझे मेरे ख्याल से हाँ चली पूरी गई जी है, बोलिए। क्योंकि दिखाई दे रहा था तो पूर्वी जी है नहीं सर, पूर्वी जी हाँ। लीव कर गई। हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग मेरी शॉर्ट नोटिस पे जुड़े, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सबके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है, जिसमें नरेंद्र भंडारी सर हो गए, कृषि जैन साहब हो गए, प्रभा दीदी हो गई, नीलम दीदी भी जुड़ी हुई थी, और डॉक्टर रेणुका वाल है, डॉक्टर मंगल दुजक है, ब्रजेश रावत जी है, सुनील पांडे जी है, और निर्मल जैन जी है, मैं सभी भानु प्रसाद जी है, मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इसी तरह का स्नेह, मार्गदर्शन, सहयोग मुझको प्रदान करते रहें, और हम लोग अपने भारतीय संस्कृति के इस विरासत को और आगे ले जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अंतिम विदा लेना चाहता हूँ। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत। आपका बहुत सबका आभार। और शैलेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि एक छोटा सा एक्शन प्लान अगर आप हेलो बना जी के सर, सब में भंडारी सर सर्कुलेट कर दें। बोलें। हाँ, मैं हाँ कह रहा बोलिए था सर, कि बोलें सर। आप एक एक्शन प्लान छोटा सा बना के सर्कुलेट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे मार्गदर्शन लेकर के और फिर इसको बनाकर एक अलग बनाकर के उसमें सर्कुलेट करते हैं, और सब लोग जुड़े रहेंगे और सारी चीजें अपनी डिस्कस करेंगे और कैसे हम क्या कार्य योजना बनाते हैं, आपसे मार्गदर्शन में मैं करूँगा। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू, थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू, ओके, थैंक आपका यू बहुत बहुत जी आभार। जी सर, थैंक यू जी जी सर। शुगल